चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग फिर से हाजिर बच्चे आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में हमारी कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था और हम उन्हीं टर्म्स से आगे बढ़ते हुए अपनी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्म्स आज हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक खींचा जा रहा है इसमें, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे ताकि आप लोगों को मैं आगे आपका जो मेन टॉपिक अकाउंटिंग वो शुरू करवा सकूँ। तो आज की जो हमारा टर्म्स है वो है एक्सपेंडिचर। कल जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक पढ़ा था बच्चे रिसिप्ट्स के बारे में, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा आपको कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं। रिसिप्ट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, रिसिप्ट्स क्या थी। रिसिप्ट्स मीन्स दैट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो पैसा जो या तो मिल चुका है या मिलने वाला है ना। और उसी के हमने टाइप्स पढ़े थे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बच्चे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब द अमाउंट स्पेंड ऑन लायबिलिटी इनकर्ड और एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो पैसा जो हम या तो हमने लायबिलिटी जो हमने पे करनी थी, हमने उस लायबिलिटी पे उसको पे करने पे खर्च किया। लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, हमने पहले ही पढ़ा था। लायबिलिटी का मतलब जो हमें पे करना है, आज नहीं तो कल हमें पे करना है। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, मतलब हमने या तो खर्च की या हमने लायबिलिटीज की पेमेंट की है। और एक्वायरिंग एसेट्स, हमने या तो बिजनेस के लिए किसी प्रकार की कोई एसेट्स परचेज की है। एक्वायरिंग एसेट्स का मतलब हमारी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस के लिए हमने कुछ माल स्टॉक हमने परचेज किए कहीं से। मान लो हमें हमारा शॉप, हमारा जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का माल परचेज करना है। गुड्स जो परचेज करेंगे उसको परचेज करने के लिए हमारा जो पैसा हमने खर्च किया या हमने जो खर्च करना है, दैट गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे लिए अगर कोई अपनी सेवाएं दे रहा है तो उस पर भी हमारा खर्चा होगा, तो दैट इज द पेमेंट ऑफ सर्विसेज। फिर से बात करते हैं, अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड मीन्स या तो हमने खर्च किया या हमने लायबिलिटीज का भुगतान किया है, या फिर हमने किसी प्रकार की कोई एसेट्स बिजनेस के लिए परचेज की है, या हमने गुड्स एंड सर्विसेज को पे किया है। तो वो जो पैसा हमने इन सेवाओं पर खर्च किया है, दीज आर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है, आप ध्यान दीजिएगा, ब्रॉड टर्म जिसके अंदर सब चीज़ें आ जा रही हैं। इसके अंदर ऑल ओवर द ईयर, पूरे साल की वो सभी एक्टिविटीज़ आ जा रही है जो हम बिजनेस के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं, उन पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो सभी के सभी टर्म, सभी खर्चे हमारे एक्सपेंडिचर में आ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके भी आगे दो टाइप्स डिवाइड किए गए। पहला है बच्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे हमने रिसिप्ट्स में पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या पढ़ा था, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से जो हमें पैसा आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पैसा आ नहीं रहा लेकिन पैसा जा रहा है। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब हमारे बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज है, उन पे हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, बात करते हैं उसके एग्जांपल की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक मार्कर है, पेन है, इसको बनाने के लिए हमें जो जो मटेरियल परचेज करना पड़ा, ठीक है, उसके ऊपर जो हमने पैसा खर्च किया, इसको बनाने के लिए हमने जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल हमारा बेचना है उसको बनाने के लिए जो उस पर खर्चा किया जा रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, द अमाउंट स्पेंड ऑन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, इसको बनाना, इसको बेचना, ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। हमारा काम ही ये है कि हमें पेन बना के बेचने हैं, तो ये हमारी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में आ जाते हैं। तो इन एक्टिविटीज पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सैलरी, हमारे एम्प्लॉइज को हम जो सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, सभी के सभी ये सभी हमारे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में आते हैं। फिर बात करते हैं बच्चे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जैसे कैपिटल रिसिप्ट थी, ऐसे ही हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred to acquiring और रिपेयरिंग द एसेट्स। हमने कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था? पहली बात तो वो डे टू डे एक्टिविटीज नहीं होती, हमें रोजाना इनकम नहीं होती। तो इनकम कहाँ से होती है? कभी हमने कोई एसेट्स को सेल किया तो वहाँ से हमें पैसा आ गया, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर कि हमने जब कभी कोई एसेट्स एक्वायर परचेज की या उसकी मरम्मत पे हमने खर्चा किया, हमने उस एसेट्स को परचेज करने, एसेट्स को ठीक करने पर खर्चा किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमें फ़ायदा क्या है? टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। हम मशीन परचेज कर रहे हैं या फर्नीचर परचेज कर रहे हैं या हम मशीन को ठीक करवा रहे हैं, मकसद हमारा क्या है? ताकि हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़े, ठीक है। तो खर्चा जो हमने किस लिए खर्च किया? हमने खर्चा किया इसलिए ताकि हम बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स को परचेज कर सके या उनकी मरम्मत करवा सके, ठीक है। एसेट्स को परचेज करने या उनकी मरम्मत करवाने पे जो हमारा खर्चा हो रहा है, ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के रूप में परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर। उसके बाद रिपेयर ऑफ एसेट्स, हमने किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम किया, पेंट वगैरह काम किया, मशीनरी खराब हो गई थी, उसमें कोई टूल चेंज करवाया, वो भी रिपेयरिंग का काम है। इनसे क्या हो रहा है? हमारे मशीन की जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस में इसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने खर्चा किया है। तो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद बच्चे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इन नेचर। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये खर्चे रेवेन्यू नेचर, ठीक है। रेवेन्यू नेचर के मीन्स कि इनसे हमें इनकम होने वाली है, रेवेन्यू इन नेचर। बट अगेन मेन बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते रेवेन्यू नेचर के हैं। हम खर्चा एक बार करते हैं लेकिन उससे फायदा हमें लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। और जब फायदा लॉन्ग टर्म होगा, लॉस हमने एक बार दिखाया लेकिन इनकम हम 2, 4, 5 साल तक दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसलिए रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, these are the revenue in nature, but the expenses write off in more than 1 accounting year। हम एक से ज़्यादा सालों में उसको राइट ऑफ करते हैं। रीज़न क्या है? because it is estimated that benefits will occur in more than 1 year। क्यों हम उसको more than 1 year में राइट ऑफ क्यों करते हैं? क्योंकि उसका फायदा भी हमें मोर देन 1 ईयर में होना होता है। हम ये मान के चलते हैं कि खर्चा जो हमने आज किया है उसका फायदा हमें लंबे समय तक होने वाला है, इसलिए हम उसको मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ करते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हम ऐड एक बार करते हैं, हमने कोई ऐड की, उसको एक बार खर्चा किया लेकिन उसका फायदा हमें 2, 4, 5 साल तक होता रहा। अब वो ऐड भी एक ही बार बनी, एक ही बार हमने उसको बनाने के लिए उस पर खर्चा किया, लेकिन ऐड अब हमारी जब तक बिजनेस है, जब तक उसमें चेंज नहीं करें तब तक वो चलती रहेगी। उसका फायदा भी हमें, कस्टमर्स भी हमें तब तक याद रखेंगे, वो जब तक हमारी ऐड चलती रहेगी। खर्चा एक बार हुआ लेकिन फायदा हमें लंबे समय तक, ठीक है। तो दीज आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? देखिए मैंने आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताया। एक्सपेंडिचर अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड, मतलब कि हमने जो पैसा खर्च किया या तो हमने लायबिलिटी को पे किया या हमने कोई एसेट्स परचेज की या हमने हमारे कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए या उन पर हमने पैसा पे किया, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है। और ये उसके टाइप्स हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये एक डीप टर्म थी इसीलिए मैंने इसको अलग से समझाया। और इसी से मिलती जुलती एक टर्म और है बच्चे, इसका नाम है क्या? एक्सपेंस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन सभी को रहता है कि सर एक्सपेंस एक्सपेंडिचर बात तो एक ही है, ये मतलब वही है कि खर्चा करना, इसका मतलब भी है कि पैसा खर्च करना, इसका मतलब भी है पैसा खर्च करना। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी शुरुआत में ही बोला था, एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म, और एक्सपेंस जो है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। देखिए एक्सपेंस क्या बोलता है? कॉस्ट एंकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, वो पैसा जो हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च किया, जिससे हमें इनकम होने वाली है।
इट इज द मॉनिटरी मेजर्स ऑफ इनपुट। अब देखिए हम ये बोल सकते हैं, हमने जैसे कि हम पैसा कमाने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हमारे वेजेस, जो हमारे नॉर्मल रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, वो सभी एक्सपेंसेस जो डे टू डे में पे कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, वो सभी एक्सपेंसेस जो है हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, ब्रॉड टर्म। लेकिन एक खास बात रखने वाली है, द वैल्यू एक्सपायर्ड, ये खर्चा हमारा विद इन द ईयर का ही है। एक साल के अंदर अंदर ही इनका हम कंज्यूम कर लेते हैं, इनको हम पे कर, इनको हम, इनकी जो कंजप्शन है एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर की ही है। ठीक है, नॉट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसके बाद तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो आती है बच्चे, वो आती है इनकम। चलिए, अब तक तो हमने एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा। अब जो हमारी जो टर्म्स आ रही है वो हमारी प्रॉफिट से जुड़ी हुई है, और ये 2 से 3 टर्म है जो मिलती जुलती है। जैसे हमारे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डाउट क्रिएट होता है बच्चों में कि यार सर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। वैसे ही ये इनकम प्रॉफिट की जो टर्म्स है, इनकम प्रॉफिट और गेन, ये 3 टर्म, ये तीनों टर्म जो है एक जैसी है, लेकिन तीनों में माइनर सा डिफरेंस है। हम शुरुआत करते हैं इनकम से। इनकम का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एट एनी हाउ, मतलब कि हम साल के दौरान हमें पैसा आ रहा है, वो चाहे कैसे भी आ रहा है, चाहे वो सेल से आ रहा है, चाहे वो कमीशन के रूप में आ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में आ रहा है, मतलब एनी हाउ साल के दौरान कोई रेंट हमें किसी ने पे किया, कुछ भी, हमें पूरे साल के दौरान हमें जितना भी पैसा अर्न हुआ, जो इनकम हमने अर्न की, वो हमारी क्या है? एक प्रकार की इनकम है। देखिए क्या दिया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, सॉरी नॉट टोटल रेवेन्यू, नॉट टोटल रेवेन्यू, हम नॉर्मल रेवेन्यू बात करते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इसको होगा इनकम, नॉट टोटल रेवेन्यू। देखिए अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट का मतलब इनकम अर्न बाय द बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस के द्वारा जो हमें इनकम अर्न हुई है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस सेल एंड परचेज का है, तो सेल एंड परचेज एक्टिविटीज से जो आपको पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। याद रखिएगा, इनकम, इनकम का मतलब है वो ईच एंड एवरी आइटम, ये बोलता है चाहे कहीं से भी कैसे भी किसी भी रूप में हमें पैसा आए, चाहे वो रेंट रिसीविंग है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हमें जो पैसा आ रहा है वो हमारी इनकम कहलाती है, चाहे वो सेल एंड परचेज है, कैसे भी। लेकिन प्रॉफिट, प्रॉफिट रेवेन्यू से निकल के, प्रॉफिट रेवेन्यू से ही इनकम से ही निकल के आ रहा है, इनकम से ही निकल के प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्या बोलता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट को हम प्रॉफिट मानते हैं। अब बिजनेस ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर आपका काम सेल एंड परचेज का है तो सेल एंड परचेज से जो पैसा आया वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपका काम प्रोडक्शन का है तो वहां से जो पैसा आ रहा है वो आपका प्रॉफिट है। उसके अलावा कोई कमीशन है, रेंट है, आपका बिजनेस तो कमीशन लेना नहीं है ना, आपका बिजनेस तो रेंट लेना नहीं है, वो तो आपकी एक फर्दर इनकम के लिए आपका बिजनेस था, साइड में कहीं से आपको रेंट के रूप में पैसा आ गया, कमीशन के रूप में पैसा आ गया, वो एक फर्दर इनकम है, वो आपकी प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ इनकम है, उसको हम इनकम में दिखाएंगे। लेकिन प्रॉफिट क्या बोलता है? आपके बिजनेस ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, दीज आर द प्रॉफिट्स। देखिए प्रॉफिट दो भागों में बांटा है, ग्रोस एंड नेट। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। हमने जो प्रोडक्ट सेल किया, हमने जो प्रोडक्ट सेल किया उससे जो पैसा आया माइनस उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर जो खर्चा किया था एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल, रेवेन्यू फ्रॉम सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, नॉट ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल के रूप में जैसे कि हमने उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहले हमने परचेजेस की, फिर हमने लाइटनिंग बिल पे किया, फैक्ट्री रेंट पे किया। हम ये भी बोल सकते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सॉरी फैक्ट्री इनकम माइनस फैक्ट्री एक्सपेंसेस।
हम ये भी बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री के अंदर की बात हो रही है, इसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ की बात हो रही है। उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर बेचने तक हमने जो सब कुछ खर्चा किया वो हमारे क्या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री से हमने उस प्रोडक्ट को बेचा, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो हमारी फैक्ट्री इनकम है। तो फैक्ट्री इनकम माइनस फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बन जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। ये टर्म ग्रॉस प्रॉफिट से निकल के आई है। नेट प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, क्या, टोटल रेवेन्यू, सभी इनकम, चाहे वो हमारी सेल की थी, चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम थी, कैसे भी इनकम थी। द प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, सभी इनकम्स को एक साथ कर दो, सभी एक्सपेंसेस को एक साथ कर दो। इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये था हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमने पढ़ा इनकम और प्रॉफिट के बारे में। अब बात आई बच्चे नई, जो नई टर्म आई है वो है गेन। नई नहीं है मतलब कि नेक्स्ट टर्म, इसी का तीसरा पार्ट। ठीक है, नया ये गेन। गेन क्या होता है, गेन जो है बच्चे एक इंसिडेंटल, ये बोल सकती है एक्सीडेंटल एक्टिविटीज से जनरेट होता है। द इनकम अराइजेस ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग। पहली बात तो एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस से उसका कोई लेन देन नहीं है। हमारा बिजनेस सेल परचेज का है, तो सेल परचेज की इनकम तो वो ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी, वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम, पहली बात तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस से उसका कोई लेन देन नहीं। हमारा बिजनेस किसी और चीज़ का पैसा कहीं किसी और इनकम के रूप में आ रहा है। दूसरी बात एक्सीडेंटल। ठीक है, हम इनकम और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो नेचुरली आज नहीं तो कल, 10 दिन, 15 दिन, महीने में, 2 महीने में होने वाली, वो रेगुलर, हम ये नहीं बोल सकते कि रेगुलर इंटरवल बेसिस में भी इनकम होती है। लेकिन जो गेन है, गेन बोलता है कि सडन किसी एक्सीडेंटल केस में इनकम जनरेट हुई, वो हमारा गेन। एग्जाम्पल के रूप में आप बोल सकते हो, मान लीजिए आपकी कोई मशीनरी थी, मशीनरी वो खत्म हो गया, अब हमने उसको भंगार में, उसको कबाड़ में बेचना है। हमने सोचा था कि वो मुश्किल से 20,000 की होगी, हम उसको अकाउंटिंग वैल्यू उसके लेके चल रहे थे 20,000। हमारे घोड़े में उसकी अकाउंटिंग वैल्यू थी 20,000, लेकिन वो बिकी 40,000 में। अब 20,000 की चीज़ हमारे अकाउंट्स का रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी कीमत 20,000 है, लेकिन वो बिकी कितने में, 40 में। तो सडन गेन हुआ। पहली बात तो आप रेगुलरली मशीन बेचने का काम नहीं करते, रोजाना आपकी मशीन खराब नहीं होती और आप मशीन बेचते नहीं हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात एक्सीडेंटल हुआ, अचानक से मशीन खराब हुई, अचानक से आपको उसको बेचना पड़ा, तो एक्सीडेंट हुआ। तीसरी बात नॉन ऑपरेटिंग, आपका काम बिजनेस मशीन बेचने का नहीं है, आपका काम किस चीज़ का, सेल एंड परचेज का या प्रोडक्शन का। मशीनरी की बेच रही थी, खराब हो गई, वो एक एक्सीडेंटल केस है कि एक्सीडेंटली वो खराब हुई तो आपको बेचनी पड़ रही है। और अगर आप उसको बेच रहे हो तो उसको बेचने से आपको सडन गेन हो रहा है। आपने सोचा कुछ और था, आप अकाउंटिंग वैल्यू कुछ और लेके चल रहे थे, लेकिन आपको इनकम, पैसा उससे ज़्यादा मिला, आपकी सोच से ज़्यादा पैसा मिल गया, दैट इज योर गेन। तो आपको तीनों टर्म्स क्लियर हुए बच्चे, इनकम, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट के दो पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये तीनों टर्म सिमिलर, मतलब तीनों का एक जैसा निकलता है, लेकिन तीनों में माइनर सा डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद 2-3 टर्म्स हैं, आसान सी, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, सिंपल सब कर रहा हूँ। परचेज का मतलब आपको पता होगा, परचेज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स। बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हम आगे भी चल के जब अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आप याद रखिएगा, परचेज और सेल, जब भी अकाउंट्स में सेल एंड परचेज वर्ड आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए आएगा, नॉट फॉर एसेट्स। अगर आपको मशीनरी, एसेट्स में फर्नीचर, ये सब सेल परचेज करना पड़ा तो वहाँ पर वो आपकी एसेट्स है, और एसेट्स को सेल परचेज करने के टाइम पे आपको वहाँ पे उनका एसेट्स का नाम दिखाना पड़ता है। एसेट पर मशीनरी परचेज मीन्स एसेट परचेज, तो मशीनरी परचेज। लेकिन जब गुड्स की बात आती है तो गुड्स को खरीदना या गुड्स को बेचना, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है या कोई भी आपका बिजनेस है, जो माल आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वहाँ पर आप सेल एंड परचेज दिखाएंगे। परचेज मीन परचेज ऑफ गुड्स, सेल मीन सेल्स ऑफ गुड्स। अब सेल और परचेज दो प्रकार की हो सकती है, पहले ही कैश, नगद, क्रेडिट।
कैश परचेज नगद की परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब उधार की, कैश शेयर नगद बिक्री, क्रेडिट शेयर उधार की। तीसरी जो टर्म है वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब परचेज जो हमने हमारा खरीदा हुआ माल था उसको रिटर्न मतलब वापस लौटाया, खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, हमें जरूरत नहीं है, कुछ भी कारणवश हमने उसको माल को वापस भेज दिया, दैट इज द परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बिजनेस के बाहर कोई चीज जा रही है तो रिटर्न आउटवर्ड। एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, इसके अंदर कोई चीज आई वो परचेज, लेकिन इसके बाहर कोई चीज आएगी तो रिटर्न आउटवर्ड। वही जब कोई चीज बाहर हम बेच रहे हैं, जब बेचेंगे तो वो बाहर जाएगी, और बिका हुआ माल जब वापस आएगा तो रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न, जब बिका हुआ माल वापस आया तो उसको क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। एक बिकी हुई चीज वापस अंदर आ गई तो रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। बहुत आसान सी थी, बहुत डिफिकल्ट भी था, बट लेकिन मैं कंसेप्ट है वो आपको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले इन एक्सपेंडिचर और इनकम की दोनों का टर्म्स को साथ लेके चला, आपको आसानी से क्लियर हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन केस एनी कोई डाउट्स हैं तो ये मैंने ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर अपने कमेंट्स के थ्रू आप लोग मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।